हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मुझे नहीं पता आप मुझे मिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं तो आपको बहुत 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 मिस कर रहा हूँ। और आप लोगों की कुछ फरमाइशें आ रही थी ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। स्पेशली कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो आप लोगों की अभी तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सबको अलग अलग पढ़ाने से अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना सबको एक साथ कुछ ऐसा किया जाए, एक साथ सबको पढ़ा दिया जाए। तो एक वन शॉट टाइप का लेकर, आजकल बड़ा फेमस हो रहा है ये वन शॉट, बहुत पॉपुलर होते हैं। तो मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक वन शॉट टाइप का वीडियो आपको दिया जाए, और ये केवल आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। कोई सब्सक्राइब नहीं करना है, कोई लाइक नहीं करना है, केवल इसको यूज करना है। 5 मई को इसका यूज आपको होना चाहिए, बेनिफिट आपको मिलना चाहिए बच्चों, और मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए फिजिक्स में। बस आपका सिलेक्शन हो जाए और मेरा लाइक, मेरा सब्सक्राइब, सब कुछ मुझे मिल जाएगा। ओके, तो बेटा मैं आज आपके लिए शुरू करना चाहूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत तेजी से इस यूनिट की हम बात करेंगे, 12th क्लास की ये यूनिट। बहुत तेजी से हम इसको खत्म कर सकते हैं। और मोस्टली हम जो यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे, आपको थ्योरी में से ही फॉर्मूला बेस्ड, डायमेंशंस बेस्ड और सिंपल थ्योरी बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलने की उम्मीद है 5 मई को। ओके, तो बेटा जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो क्या है, आपको पता ही है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से कोई भी एक कंडक्टर लीजिए, उस कंडक्टर के किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज पास हो जाता है पर यूनिट टाइम, उसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो करंट रन करती है, ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रन करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली जो चार्ज चलता है वो कौन है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ चलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेंगे। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी करंट की बात आए, इलेक्ट्रिक करंट की बात आए, तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है, ये किसकी टर्म्स में बात हो रही है, पोटेंशियल, मींस पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की बात करते हैं बेटा, तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। तो ये बात हमको याद रखनी है। ओके बेटा जी, तो इसके बाद बात आती है कि ये जो हमने पोटेंशियल्स लगाया, देखो बेटा अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं पोटेंशियल। तो अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एक होता है पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। किन्हीं भी दो पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस, किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इस पर है 10 वोल्ट, इस पर है 5 वोल्ट, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, सिंपल, एक सिंपल मैथमेटिक्स है, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। लेकिन एक तीसरी टर्म होती है, ये हमेशा आपको कंफ्यूज रखती है, और वो है पोटेंशियल ड्रॉप। तो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप की बात अभी हम आगे चलकर करते हैं, पहले हम पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो फोर्स का काम कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है, वो कौन है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा तेजी से चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जितनी ज्यादा तेजी से चलेंगे, एक्चुअली की क्यू की जगह हम यहाँ पर एन भी तो लिख सकते हैं ना, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, सो दैट इज एन ई बाई टी करंट। तो इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा तेजी से चलेंगे, करंट उतनी ही तो ज्यादा बन जाएगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि I मींस करंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो अब करंट जब भी प्रोपोर्शनलिटी होती है तो एक कांस्टेंट आता है, तो I इज इक्वल टू वी आर। अरे ये क्या हो गया, ये तो सब मामला गड़बड़ हो गया। यहां से तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, R इक्वल्स टू आई अपॉन वी। हम तो लास्ट मोमेंट पर सब गड़बड़ कर रहे हैं, अब तो कुछ दिन ही बचे हैं। नहीं, एक्चुअली यहाँ पर हम जो स्टेटमेंट की बात करते हैं, ओम्स लॉ हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं।
और ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, उसके स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट और उसका जो थ्योरी में जो हम स्टेटमेंट बोलते हैं, उनमें एक डिफरेंस है। बेटा हम क्या बोलते हैं कि करंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियस सी बात है, लग भी रहा है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही तो ज्यादा करंट आएगा ना, लेकिन नहीं, एक्चुअली जो है ओम्स लॉ वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए नहीं है, ये पोटेंशियल ड्रॉप के लिए है। कि आप किसी कंडक्टर, देखो कंडक्टर है तो ओपोजिशन भी होगा, देखो बेटा मंजिलें हैं तो मुश्किलें तो आएंगी आएंगी, और अगर रास्ते हैं तो रास्तों में भी तो मुश्किलें आएंगी। तो रास्ता यानी कि कंडक्टर है तो उसमें एक रुकावट भी होती है, रुकावट मतलब रेजिस्टेंस। तो जब ये रुकावट है मतलब रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस है तो जब आप चलते हो तो एनर्जी लॉस भी होती है। तो करंट जब चलती है तो बेटा एनर्जी का लॉस होता है, उस एनर्जी के लॉस को हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। और एक्चुअली जितनी एनर्जी आपने ली होगी जब आपने सुबह को खाना खाया, तो रात तक जाते जाते सारी एनर्जी का ही तो लॉस हो गया होगा। तो होता क्या है, मैथमेटिकली देखा जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ओके, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ पोटेंशियल ड्रॉप के लिए है। क्या कहता है ये कि पोटेंशियल ड्रॉप, यहां पर पीडी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप है, कि पोटेंशियल ड्रॉप करंट पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली। तो इट इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं डिपेंड करता करंट पर डायरेक्टली। तो होता क्या है, देखो अगर हम एक सीक्वेंस देखें, सबसे पहले आती है करंट, तो करंट डिपेंड करती है डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस पर। ओके, उसके बाद जब पहले पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उसके बाद करंट आ गई, उस करंट के कारण आता है पोटेंशियल ड्रॉप, और फिर ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है बेटा ये डिपेंड करता है डायरेक्टली इलेक्ट्रिक करंट पर। तो ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I कहलाता है। तो यहां से I इंटू R हो जाता है, तो जो कि रेजिस्टेंस बनता है V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I। आगे की कहानी तो सब आप जानते ही हो, इसकी यूनिट होती है ओम, और आपको ग्राफ के बारे में भी ये पता है कि अगर हम V वर्सेस I कर्व प्लॉट करें, मतलब V लिया जाए Y एक्सिस पर, करंट लिया जाए X एक्सिस पर, इसको बोलते हैं V वर्सेस I कर्व। बेटा इसका नाम यूज करने का भी एक तरीका है। अगर हमने बोला है V वर्सेस I कर्व, तो Y एक्सिस पहले बोला जाता है, X एक्सिस बाद में बोला जाता है। तो बेटा ये आएगा एक स्ट्रेट लाइन, और इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप हमको देगा क्या, इसका स्लोप देगा रेजिस्टेंस। क्यों देगा रेजिस्टेंस, क्योंकि स्लोप हमेशा होता है Y एक्सिस, जो भी वैल्यू Y एक्सिस पर है डिवाइडेड बाय द वैल्यू ओवर X एक्सिस। सो Y बाय X, तो Y पर कौन है V, X पर कौन है I, तो V बाय I स्लोप हो गया। ओके जी, लेकिन अगर कभी आपको लिखा दिखे I वर्सेस V कर्व, तो बेटा अब थोड़ा अलर्ट हो जाना, मामला गड़बड़ है। तो I वर्सेस V कर्व में अब ये I और V ऐसे हो जाएंगे, तो अब जो स्लोप यहां पर आपको मिलेगा, वो स्लोप आपको मिलेगा I बाय V, मतलब ये होगा इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि कहलाएगा कंडक्टेंस। ओके, तो बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और कंडक्टेंस की क्या किया गया, ओम को उल्टा कर दिया गया मोह, मोह माया वाला मोह। तो इसको हम बोल सकते हैं, या तो कंडक्टेंस की यूनिट को बोल सकते हैं मोह बोल सकते हैं, या हम इसको ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, या एक और भी होता है साइमन भी बोला जाता है कभी कभी, इसको याद रखना है। ओके जी, उसके बाद अगर हमारा ओम्स लॉ कभी कभी फेल भी हो जाता है, देखो फेलियर तो जिंदगी में चलते रहते हैं, तो ओम्स लॉ नहीं आपके लिए नहीं बात कर रहा हूं, डरना मत, ऐसी गलत बात नहीं सोचनी है। ओम्स लॉ के हम बात कर रहे हैं। ओम्स लॉ यदि कभी फेल हो तो मतलब क्या होता है, और कभी कभी क्या, ये अक्सर फेल होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें। तो टेम्परेचर यदि कंडक्टर का बढ़ाया गया, देखो बेटा ये एक हमने लाइन ड्रॉ की है, हम क्या करते हैं, यहां पर ये हमने स्लोप अपवर्ड किया, हमने यहां पर ये स्लोप
डाउनवर्ड किया, थोड़ा सा डाउन हो रहा है, तो अपवर्ड स्लोप का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, डाउनवर्ड स्लोप का मतलब रेजिस्टेंस घट रहा है। तो इनमें से टेम्परेचर के साथ देखो, जब ज्यादा टाइम तक करंट पास कर दी जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो एक तरह के तो हमारे सब्सटेंसेस हैं जिनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, नंबर 1, और एक तरह के सब्सटेंसेस हैं जिनका रेजिस्टेंस घटेगा। तो अब आपको ये याद रखना है, तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो बेटा जो 1 है, 1 टाइप वाले हैं, वो हैं गुड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जो नंबर 2 वाले हैं ना, ये तो 2 नंबरी हैं। ये क्या करते हैं, इनका टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, और ये पता कौन होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये उल्टा बिहेवियर शो करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स की हम बात क्लास में भी, हमने अपनी क्लास में बात की थी सेमीकंडक्टर के बारे में। ओके बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकता है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए, ये ओम्स लॉ के बारे में बस इतनी ही बात हमको करनी थी, बाकी तो आपको पता ही है। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन के हम देखेंगे, अलग से न्यूमेरिकल्स बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, फिलहाल तो मेरा पर्पस है आज ये थ्योरी में खत्म कर देता हूँ आपके लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी सिंबलाइज्ड बाय जे। होता क्या है ये होता है बेटा करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया। हमने देखो सबसे पहले पेज पर दिखाया था ना, I = Q/T, तो एनी क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे थे। तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया यदि ए हो तो करंट डेंसिटी की यहाँ पर बात आती है, करंट डेंसिटी J, और ये क्या है I/A, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका आपका यूनिट हो जाती है I/A, इसका फॉर्मूला है। ओके बेटा, और याद रखना ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो करंट डेंसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज I/A इंटू n कैप। n कैप क्या होगा, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया वेक्टर n कैप, हम इसकी बात करेंगे। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी अपने में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्चुअली ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब होता है चलना। अरे चलना कैसे हो गया ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब, वो तो मोशन होता है। नहीं, ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब भी मोशन ही होता है, चलना ही होता है। वेलोसिटी तो बाद में बात करेंगे, पहले तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है, तो ड्रिफ्ट वर्ड का मतलब होता है चलना, लेकिन फोर्सफुली, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मतलब कोई जाना तो चाहता है इधर, लेकिन उसके ऊपर एक फोर्स लगा और वो जबरदस्ती इसको इधर को चलाने लग पड़े, तो कहते हैं ड्रिफ्ट हो रहा है, इट इज बीइंग ड्रिफ्टेड, है ना। तूफान आ गया, आप चलना चाह रहे थे नॉर्थ, तूफान चल रहा था ईस्ट, तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ बीच में कहीं चलने लगे, तो कहेंगे ड्रिफ्टेड। आपको कहा जाएगा यू आर बीइंग ड्रिफ्टेड ड्यू नॉर्थ ईस्ट एट एनी डायरेक्शन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली बेटा क्या होता है, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में आयंस होते हैं, एटम्स, जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स दगा करके बाहर भाग गए हैं, वो बेचारे क्या कहलाते हैं, आयंस, कैटायंस। तो ये कैटायंस हैं, और इन्हीं कैटायंस, इन कैटायंस के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, ये भटकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। ये यहाँ गया, फिर टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ये ऑन एन एवरेज इधर इधर भटकता रहता है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कुछ भी नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना, तो पूरे दिन भटकता है, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ पहुंचा, कहीं भी नहीं, जहां से चला था सुबह को, रात को वहीं पर मिला। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या कहलाती है, 0। लेकिन यदि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें इस कंडक्टर के अक्रॉस, अब क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन बेचारा मजबूर हो गया, अब ऐसे आया, टकराया, टकरा के वैसे तो इधर जाएगा, देखो दिख रहा होगा आपको एनिमेशन में, लेकिन ये फिर इस पॉजिटिव के कारण अट्रैक्टेड है, फिर इधर चला, फिर इधर चला, इधर चला मैं उधर चला,
जाने कहाँ मैं किधर चला। तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन अब परेशान हो गया, जो कि इधर उधर कहीं भी भागना चाह रहा था, लेकिन अब मजबूर है, उसे अल्टीमेटली इधर जाना पड़ेगा। तो इसको एक फोर्स्ड वेलोसिटी मिली और ये कहलाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बेटा इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हम निकालते हैं, प्लीज 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 इसको मत भूल जाना, अच्छी तरह याद करके जाना। ई टाउ बाय एम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगाई है कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस, एम इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम इसका मास, ई इसका चार्ज, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दो पीरियड के बीच में आपको 15 मिनट मिलते हैं ना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है वो। तो इस इलेक्ट्रॉन को दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम मिला बेचारे को, वो कहलाता है इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। ओके, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद बेटा हम करंट का एक फॉर्मूला बनाते हैं। इस कंडक्टर में जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए वो है n, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिर से E, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो NEAVD ये करंट का एक फॉर्मूला है। आपको डायरेक्ट इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएगा अपने एग्जाम्स में, I इक्वल्स टू NEAVD। तो बेटा अगर हम यहां से करंट डेंसिटी को उठाना चाहें तो क्या होती है, J इक्वल्स टू I बाई A, I बाई A, I हो गया NEAVD बाई A से A गया, तो ये आ गया NEVD। ओके, तो J इज इक्वल टू NEVD। तो VD को मैं ये वाला भी तो रख सकता हूं ना, तो VD की जगह E, पहले तो NEA लिख लेते हैं, NE लिख लेते हैं, फिर VD की जगह E टाउ बाय M, तो ये बन गया NE स्क्वायर E टाउ बाय M। ओके, तो इसको यहां पर रोकेंगे पहले, फिर एक और पहले एक्सप्रेशन देखते हैं, रेजिस्टिविटी। अच्छा हाँ, रेजिस्टिविटी की तो बात हुई नहीं, जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो बेटा ये जो भी मैंने पिछले पेज तक लिखा है अभी उसको वहीं रखना, पहले हम थोड़ा सा अपना टॉपिक चेंज करते हैं, रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। रो इसका सिंबल होता है रेजिस्टिविटी का। तो बेटा क्या होता है रेजिस्टिविटी, देखो आप एक कंटेनर लीजिए 1 लीटर का, आप एक और कंटेनर लीजिए 2 लीटर का, आप बाजार जाइए और आप मदर डेयरी का मिल्क लेकर आइए, सेम बिल्कुल सेम, मतलब जो भी उसमें फैट परसेंटेज वगैरह था सेम। तो आप इसमें डाल दीजिए, इसमें डाला 1 लीटर, इनको भरना है आपको तो खूब सारे पैकेट लेकर आना, 3 लीटर कम से कम लेकर आना, तो इसमें भर दिया आपने। तो बेटा हम पूछेंगे इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो वॉल्यूम तो डिफरेंट है, इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में जो मिल्क की डेंसिटी है वो सेम है। ओके, तो चलिए हम एक काम करें, हम एक कंडक्टर लें, हम एक और कंडक्टर लें मोटा ताजा सा, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, रेजिस्टेंस के बारे में क्या कहना है बेटा, यस ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो इनमें सेम क्या होगा, इनमें जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टिविटी, अगर मटेरियल सेम होगा, सेम मेटल अगर हम यूज कर रहे हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो सेम होगा। तो जैसे एक लिक्विड की डेंसिटी की बात होती है ना, कि वॉल्यूम तो अलग अलग कुछ भी हो सकता है लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं होगी जब तक कि वो लिक्विड सेम है, ऐसे जब तक कि मेटल सेम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर भी सेम है प्रोवाइडेड। हाँ, रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है टक्करें, कोलिजन, जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक चल रहा है तो कितने कोलिजन्स वो सफर कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लेंथ ज्यादा हो गई तो ज्यादा उसको बेचारे को टक्कर मारनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, अगर ब्रॉड हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वो आराम से चलेगा, बच बुच के निकल जाएगा कहीं से। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इनवर्सली डिपेंड करता है, यानी कि हम कह सकते हैं
डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन L by A। तो यहां से एक टर्म आती है रो, जो कि कहलाती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी भी इसको कहते हैं। और ये मेटल के लिए कांस्टेंट होता है जब तक कि उसका टेम्परेचर हम चेंज ना करें। ओके बेटा जी, तो R इक्वल्स टू रो L by A में, तो रो बेटा क्या बन जाता है, रो हो जाता है R A by L। आर हो गया ओम, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, लेंथ हो गई मीटर, मतलब ये बन गया ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी तो इसका भी एक इनवर्स होता है, वो होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा 1 बाय रो। तो बेटा यूनिट क्या बन जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या यूं भी लिखा आ सकता है मो पर मीटर या साइमन पर मीटर भी हो सकता है। तो ये थी बातें हमारी रेजिस्टिविटी की। अब हम एक रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की टर्म्स में याद रखेंगे, और वो है m/n/e² टाउ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। तो चलिए, अब वो जो हमने पीछे आपको रोका था ना, पॉज की कंडीशन में हम ले आए थे, करंट डेंसिटी थी J इक्वल टू n/e² e टाउ बाय m। जरा एक बार और लिखें उसको यहां, और वो है J इज इक्वल टू n² e टाउ, n² e टाउ मैं भूल जाऊंगा, n² e टाउ बाय m। ओके, n² e टाउ बाय m, मैं भूला नहीं, याद रहा। ओके, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज मारते हैं। एक काम करें, e को ऊपर रखें, बाकी ये दो, ये सब चीजें ये नीचे चले जाएं, तो ये बन जाएगा m/n/e² टाउ। ये क्या है, अरे ये तो रेजिस्टिविटी है। तो J इज इक्वल टू E बाय क्या था वो, रो। ओ अरे वाह, बड़ा अच्छा फॉर्मूला मिल गया, यानी कि J इज इक्वल टू सिग्मा 1/रो कंडक्टिविटी। अच्छा, ये भी एक फॉर्मूला है, यस, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। ये पता है क्या कहलाता है, ये कहलाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो इसको भी याद रखेंगे। ओके बेटा जी। अच्छा, एक छोटी सी बात और करते हैं, हम आपको एक कंडक्टर देते हैं, कंडक्टर तो आइडेंटिकल है, लेकिन दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। आइडेंटिकल है, उसी में उतने ही कैटायंस हैं, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। डिफरेंट है तो क्या है, हमने पहले इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, और यहां अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है सेकंड सिचुएशन में। अब हम पूछ रहे हैं कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन चलेगा एक एंड से दूसरे एंड की ओर, कभी भी ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इन विच ऑफ द सिचुएशन, जो पाथ है इलेक्ट्रॉन का दो कोलिजन्स के बीच में, इन दोनों में से किस में वो स्ट्रेट लाइन होगा। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनी टू consecutive collisions will be a straight line in which of the two conditions, कंडीशंस आपको पिछले पेज पर दिखा दी गई हैं, कौन सी दो कंडीशंस में से किस में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, नीचे वाला केस, या जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी है। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है तब तो इधर चला में उधर चला में, जाने कहाँ में, किधर चला, उसको मजबूरी में इधर ही भागना है, तो पाथ कर्व्ड होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी है तब तो वो हर दो कोलिजन्स के बीच में स्ट्रेट ही चलता रहेगा। तो प्लीज याद रखना, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तब उसका जो पाथ है दो कोलिजन्स के बीच में, देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सही है, आगे बढ़ें। ठीक है जी, चलते हैं।
तो क्या क्या कर लिया हमने, एक बार देख लेते हैं बेटा। हमने करंट की बेसिक डेफिनेशन देखी, करंट डेंसिटी हमने देखी, जे होती है। उसके बाद हमने ओम्स लॉ को थोड़ा बहुत समझा, अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है। हमने रेसिस्टिविटी कर ली, उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, करंट का फॉर्मूला हमने बना लिया, ओके करंट का फॉर्मूला बन गया। हमने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी देख ली। हाँ, रेसिस्टिविटी को फिर से एक बार हम शुरू करेंगे बेटा। रेसिस्टिविटी का हमने फॉर्मूला देखा था m/n/e² टाउ। m मास है इलेक्ट्रॉन का, n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक मेटल के लिए कांस्टेंट रहेगा, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज। टेम्परेचर, ये जो टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो रेसिस्टिविटी टाउ पर डिपेंड कर रही है इनवर्सली। तो टाउ क्या है, ये है दो टक्करों के बीच का टाइम। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इस टाइम का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेगा ना, इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेगा, यानी कि टाइम कम हो जाएगा, यानी कि कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड कर रहा है इनवर्सली ऑन टेम्परेचर। तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा, दिस कि रेसिस्टिविटी जो है, ये हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट और सेमीकंडक्टर वो तो धोखेबाज है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए जो रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, यानी कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसी हिसाब से रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और एक और बात याद रखें, रेसिस्टिविटी एक और चीज पर भी डिपेंड करती है, मतलब चेंज इन रेसिस्टिविटी एक और चीज पर भी डिपेंड करता है, और वो है ओरिजिनल रेसिस्टिविटी क्या है। तो अगर ओरिजिनल रेसिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, चेंज इन रेसिस्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो यानी कि अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो व्हाट विल आई गेट, चेंज इन रेसिस्टिविटी डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल रेसिस्टिविटी एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और मिलता है, अल्फा रो डेल्टा टी। अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी कहला सकता है। तो बेटा यहां से अल्फा की क्या डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा रो बाय रो डेल्टा टी। डेल्टा रो की जो यूनिट है ओम, क्या था उसका, आपका जो रेसिस्टिविटी की जो हमारी यूनिट थी, रो, आर ए बाय एल मीटर, ओम मीटर, सॉरी मैं भूल गया, ओके सॉरी। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट, चेंज इन रेसिस्टिविटी ओम मीटर, रेसिस्टिविटी ओम मीटर, टेम्परेचर या तो सेल्सियस या केल्विन जो भी है, मतलब ये यूनिट में कट गए। तो अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या बची बेटा, टेम्परेचर का इनवर्स। अब वो चाहे आपका हो डिग्री सेल्सियस इनवर्स और चाहे आपका हो केल्विन इनवर्स। एक बात बेटा हमेशा याद रखना, चाहे 11th के किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल आए, चाहे 12th के किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल आए, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कहीं भी टेम्परेचर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन है और उसमें अगर टेम्परेचर का चेंज है, मतलब पर यूनिट टेम्परेचर की बात हो रही है, तो कभी भी अगर डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो पर यूनिट है। और जो स्केल होता है डिग्री सेल्सियस का और केल्विन का, उसमें जो डिग्री है उसमें जो गैप है वो सेम होता है। तो पर डिग्री की जब भी बात होती है वो हमेशा सेम होता है, चाहे वो पर डिग्री सेल्सियस हो या वो पर केल्विन हो। ओके बेटा जी, तो यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले को दोबारा देखूं, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा रो बाय रो डेल्टा टी। ओरिजिनल रेसिस्टिविटी, इनिशियल रेसिस्टिविटी यदि मैं रो 1 लिख दूं तो ऊपर क्या बन जाएगा, चेंज इन रेसिस्टिविटी रो 2 माइनस रो 1 बाय रो 1 डेल्टा टी। तो बेटा यहां से रो 2 माइनस रो 1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू रो 1 डेल्टा टी। तो रो 2 का फॉर्मूला बन गया रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसके ऊपर बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आसान, और यही फॉर्मूला रेजिस्टेंस पर भी कन्वर्ट हो सकता है। R2 = R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब अल्फा की बात सुन लो जरा, अल्फा यदि है पॉजिटिव तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कंडक्टर्स, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन अल्फा यदि है नेगेटिव तो बेटा पता है ना आपको, वो जो दो थे कौन थे, इलेक्ट्रोलाइट एंड सेमीकंडक्टर। उसके बाद अल्फा यदि है हाई, बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि टेम्परेचर हल्का सा ही बढ़ाओ रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। बेटा इनको कहते हैं, इस तरह के मटेरियल्स को बोलते हैं थर्मिस्टर्स।
ये थर्मिस्टर्स कहलाते हैं। थर्मिस्टर्स का यूज क्या होता है? थर्मिस्टर्स यूज होते हैं बेटा टेम्परेचर को डिटेक्ट या टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाली डिवाइसेस जो बनती है ना, वहां पर थर्मिस्टर्स का यूज होता है। और अल्फा यदि हो बहुत लो, ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स। स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स जो अपनी बात को बदले नहीं। अगर वो 5 ओम है सर्दियों में तो 5 ओम ही रहेंगे, गर्मियों में भी, भरी गर्मी में 5 ओम ही रहेंगे। ठीक है, ओके जी। तो ये बात हुई हमारी रेसिस्टिविटी की। इसके ऊपर बड़े अच्छे से न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं, सुंदर, सिंपल, सोबर। ओके ओके बेटा जी। तो ये अच्छा, अब हम बात करते हैं सेल की। सेल अकेला हो तो सेल है और बहुत सारे हो तो बैटरी है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना बेटा। अब एक सेल में क्या क्या होता है? एक तो होता है इलेक्ट्रोलाइट, दो होते हैं इलेक्ट्रोड्स, बाकी तो आप केमिस्ट्री में पढ़ना इनको बातों को। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हो जाते हैं आपके एनोड, पॉजिटिव, सही बोला ना। एंड नेगेटिव जो होता है वो कैथोड होता है। हाई पोटेंशियल पर एनोड, लो पोटेंशियल पर कैथोड। और एक कोई भी आपने डिवाइस बीच में लगा दी तो इट विल स्टार्ट ऑपरेटिंग। ओके, तो इसमें जो होता है ना बेटा, इसका एक होता है, एक टर्म इसके साथ एसोसिएटेड है, ईएमएफ। क्या है? इलेक्ट्रो मोटिव, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन देने वाला फोर्स। अरे फोर्स, ये एक मिसनोमर है, गलत नाम है। कहते हैं फोर्स, लेकिन फोर्स नहीं है, ये पोटेंशियल है, मतलब एक तरह से एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को इस क्लोज्ड सर्किट में पूरा चक्कर कटाने के लिए सेल जो वर्क करता है उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। देखो डेफिनेशन को ध्यान से, वर्क डन बाय अ सेल टू मूव a unit positive charge through out the circuit। और सर्किट याद रखना क्लोज्ड होना चाहिए, थ्रू आउट द क्लोज्ड सर्किट वंस। और एक चक्कर देने में, नहीं कि दोबारा दोबारा घुमा दो, एक चक्कर देने में जो सेल काम करता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एक ही डेफिनेशन है। क्लोज्ड सर्किट के लिए देखें तो इसकी एक और डेफिनेशन भी है, ध्यान से देखना। वो क्या है? अगर सर्किट ओपन हो तो ओपन सर्किट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। फॉर ओपन सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल। सेल के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और सेल जब, ध्यान रखना, ओपन सर्किट में, वो भी कहलाता है ईएमएफ। अब बात करते हैं इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में घूम रहा है, उसको जो हिंड्रेंस मिलती है पाथ में, कंडक्टर में, तो हिंड्रेंस को हमने क्या नाम दिया था? रेजिस्टेंस। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रोलाइट से जा रहा होगा तो तब भी तो इसको एक हिंड्रेंस मिलेगी ना। उस हिंड्रेंस को हम नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा सिंबल होता है उसका आर, स्मॉल आर, हमेशा स्मॉल आर उसका एक सिंबल यूज करेंगे। ओके बेटा, तो ठीक है। तो जब ये करंट इस पूरे सर्किट में दौड़ रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप, मैंने बताया था ना, एनर्जी का लॉस होता है। जब भी करंट किसी रास्ते पर चलती है तो एनर्जी का लॉस होता है। तो ये एक्सटर्नल है, मान लीजिए आर। तो यहां पर जब करंट चल रही है यूजिंग ओम्स लॉ, तो जो एनर्जी का लॉस है आई इंटू आर, तो यहां पर भी तो एक लॉस होगा ना, आई इंटू आर। तो एक क्लोज्ड सर्किट के अक्रॉस यदि मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं, ये हमने एक वोल्ट मीटर लिया और मैंने लगा दिया यहां, जब ये क्लोज सर्किट में है, तो वोल्ट मीटर क्या पड़ेगा? इस आर के अक्रॉस ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल। तो बेटा पता है ये अब कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें कौन नहीं है? इसमें आई आर नहीं है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E। ना ना ना, इट इज नॉट इक्वल टू E। इसमें से कौन घट गया? आई आर घट गया। ओके बेटा, तो अच्छा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होगा ईएमएफ से। हमेशा तो नहीं बेटा, इसका भी एक कॉन्सेप्ट आके आपको पता चलेगा।
कि अगर हम किसी सेल को चार्ज करें, ये कब होगा? यदि सेल डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि हम करंट आउट ले रहे हैं किसी सेल से, उसको कहते हैं डिस्चार्ज होना। लेकिन यदि सेल को चार्ज कर रहे हैं हम, बट इफ इट इज गेटिंग चार्ज, बेटा पता है क्या फॉर्मूला बन जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा V इक्वल टू E प्लस IR। अब ये प्लस हो जाएगा तो V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये बातें हो गई हमारी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अब एक फॉर्मूला बनाते हैं जल्दी से इंटरनल रेजिस्टेंस का, और ये होता है E बाई V माइनस 1 इंटू R। ये याद रखें, छोटे छोटे से क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड हमको मिल सकते हैं। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स। इस इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो बेटा सबसे पहली बात, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम देख चुके हैं, टेम्परेचर पर इनवर्सली डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा है, और इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर इनवर्सली डिपेंड होता है। दूसरी बात, ये जो गैप होता है ना इलेक्ट्रोड्स के बीच का गैप, उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तीसरी बात, ये इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। जितना ब्रॉड इलेक्ट्रोड लेकर चलेंगे उतना कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ओके बेटा, एक और बात है, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन पर ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा। ओके बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी हमारी सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की। देखो बेटा, एक तो होता है सीरीज के बारे में कुछ खास ज्यादा बात नहीं हमें करनी है। सीरीज में तो सीधा सीधा ही जुड़ जाता है, लेकिन जो जितना सीधा लगता है हमेशा उतना सीधा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा बेटा, नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 प्लस E3, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं, मैं आपको एक सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। इस सीरीज कॉम्बिनेशन को R1, R2, R3, E1, E2, E3। अब बताओ नेट ईएमएफ कितना होगा? समझदार लोग हो तो देखो बेटा, E1 और E3 दोनों एक डायरेक्शन में है तो ये तो हो जाएंगे ऐड, लेकिन E2 उल्टा चल रहा था, माइनस E2, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिर ऐसे ही होगा ना ना ना। इंटरनल रेजिस्टेंस में पोलैरिटी नहीं होती, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 वो प्लस ही होगा। तो ये याद रखना है सीरीज की बात हो तो। उसके बाद बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल में हम पढ़ते चले आए हैं कि पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। बिल्कुल सही बात है, यदि आइडेंटिकल सेल्स हों। तो अब तो बिल्कुल आपने जो बोला वो सही है। नेट ईएमएफ कितना होगा? E ही रहेगा। नेट R कितना हो जाएगा? R/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि सेल्स हो जाएं अनआइडेंटिकल, E1 R1, E2 R2 और वगैरह वगैरह वगैरह, अब क्या होगा? हम तो सुनते चले आए कि पैरेलल में तो सेम रहता है पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल किसका? इसका माने कि इसका माने? ये तो दोनों ही अलग अलग है ना। अब किसी का भी ना माने। एक्चुअली पता है सेम रहेगा तो क्या सेम रहेगा? अब इनके बीच का पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखकर पता है बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? ध्यान से सुन लो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस यदि तीसरा भी हो तो E3 अपॉन R3 और
डिवाइडेड बाय 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और अगर केवल दो ही हो तो अब तो आसान बन जाएगा फॉर्मूला। केवल दो के लिए E1r2 प्लस E2r1 अपॉन r1 प्लस r2, सीधा सिंपल सोबर फॉर्मूला। ओके बेटा जी, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने बात खत्म की किसकी, हमने सेल्स के कॉम्बिनेशन की बात भी खत्म कर ली। ओके, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स की कुछ बात करते हैं। तो बेटा जी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में मेनली आते हैं हमारे किरचॉफ्स लॉस। तो किरचॉफ्स लॉस की यदि हम बात करें तो पहला लॉ जिसको हम बोलते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, इट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, इसमें कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हो, पढ़ चुके हो। I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, I3 भी सपोज आ रहा है, लेकिन I4 जा रहा है। तो जो करंट आती है उनको पॉजिटिव लिया जाता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। जो जाती हैं, जाने वाले को तो नेगेटिव कहते हैं, माइनस I4। और इनका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0, या सीधा सीधा यूं भी कहते हैं, आने वाला पल जाने वाला है, नो, आने वाला करंट जाने वाला है। ओके, तो दिस इज KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। उसके बाद आता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप रूल भी इसको बोलते हैं। और ये बेस्ड है किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो बेटा जी देखो, एक सेल की, एक सर्किट की बात करूं यदि, एक सिंपलेस्ट सर्किट की, सिंपलेस्ट सर्किट, दुनिया का सबसे सिंपल सर्किट कौन सा होगा, जिसमें एक सेल होगा जिसका EMF E है, एक रेजिस्टेंस होगा और उसमें करंट दौड़ रही है R। तो इसमें बेटा इनपुट एनर्जी कौन है, ऑब्वियस सी बात है E, ये एनर्जी तो है, EMF एनर्जी तो होता है। इसमें आउटपुट एनर्जी कौन है, ओम्स लॉ की बात करें तो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप कौन होता है, I और R। और स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या कहते हैं, इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी, यानी कि E इज इक्वल टू, ऐसे करते हैं, उल्टा लिख देते हैं, IR इज इक्वल टू E। ये कब है, जब एक अकेला सेल है और एक अकेला रेजिस्टेंस है। लेकिन यदि इसमें खूब सारे सेल हों, अलग अलग पोलैरिटी के साथ, अलग अलग डायरेक्शन के साथ, खूब सारे इसमें रेजिस्टेंसेस लगे हों, अब हम क्या बोलेंगे, अब हम नाम देंगे इसको अलजेब्रिक सम। तो बेटा बन गया हमारा KVL। क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs। सो KVL बोलता है बेटा अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ EMFs। और जब बात आती है अलजेब्रिक की, यानी कि हमें साइन कन्वेंशन को भी ध्यान से देखना है। अब क्या कहता है, देखो बेटा साइन कन्वेंशन सबके अलग अलग होते हैं। मैं जो साइन कन्वेंशन यहाँ पर बोल रहा हूँ, हो सकता है आपने कोई दूसरा साइन कन्वेंशन कर रखा हो, तो आप अब इस मोमेंट पर अपना साइन कन्वेंशन चेंज ना करें। तो मेरे हिसाब से जो साइन कन्वेंशन है वो ये कहता है कि इफ द सेल appears to send its current in clockwise direction, then the EMF is taken to be positive. EMF positive if its tendency is to send a clockwise current in the loop. और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव EMF लिया जाना चाहिए। उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप का भी यही है कि वो पॉजिटिव होगा कब,
यदि वो जिस करंट के कारण है, पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा करंट के कारण होता है ना, तो जिस करंट के कारण है यदि वो करंट क्लॉकवाइज हो, IR is positive if it is because of a clockwise current, और यदि ये एक एंटी क्लॉकवाइज करंट के कारण है तो इसको भी हम नेगेटिव लेंगे। तो ये बेटा हमारा एक किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हो जाता है। इसमें एक बात और याद रखनी है आपको कि क्लोज्ड लूप में जितनी करंट सेल के पॉजिटिव से निकलती है उतनी ही करंट उसके नेगेटिव में एंटर आनी चाहिए। एक बात आपके बड़े काम में आने वाली है जब आप कोई बड़े से किरचॉफ का सर्किट का जब आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे तो वहां पर ये बात आपके काम में आएगी। तो बेटा ये किरचॉफ हो गया हमारा। इसके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिंपल क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है। तो उसके बाद आता है बेटा हमारा व्हीटस्टोन्स ब्रिज। क्या कहता है व्हीटस्टोन्स ब्रिज? इसमें 4 रेसिस्टेंसेस होते हैं, एक रोम्बस की 4 आर्म्स के अलोंग लगे होते हैं, मान लीजिए हैं PQRS। किसी एक डायगोनल के अक्रॉस तो बेटा हम लगाते हैं एक सेल और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस लगाते हैं गैल्वेनोमीटर और एक की लगा देते हैं। अब अगर हम इसको नाम दें, इस रोम्बस को नाम दें ABCD, तो बेटा यदि एक कंडीशन ऐसी मिले कि B टर्मिनल का पोटेंशियल D के बराबर हो जाए, VB = VD यदि बन जाए, तो क्या है, क्या करंट यहां जाएगी? गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जाएगी? ना, बिल्कुल भी नहीं जाएगी, IG 0 हो जाएगा। तो बेटा इस तरह के इस ब्रिज को, व्हीटस्टोन्स ब्रिज को बोलते हैं हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन्स ब्रिज। और पता है इसकी फिर क्या कंडीशन निकल कर आती है कि P/Q = बन जाता है S/R। याद रखना, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस। P/Q = S/R। कोरेस्पॉन्डिंग जो आमने सामने के होते हैं उनका रेशियो बराबर होता है। इसी के ऊपर बेस्ड हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में आपको पढ़ाया गया होगा, वो है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं, कॉपर की पत्ती होती है L शेप की, यहां स्क्रूज लगे होते हैं और एक स्ट्रेट पत्ती होती है ये, इसमें 3 स्क्रूज लगे होते हैं। और ये जो स्क्रूज है ना बेटा, इनके बीच में एक वायर खींची हुई होती है। इस वायर का मटेरियल होता है कॉन्स्टेंटन और मैंगेनिन। केवल कॉन्स्टेंटाइन या मैंगेनिन की होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी होता है अल्फा, वो बहुत कम होता है। तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहो 1-2 घंटे, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। और इसके सीध में, इसके बिल्कुल पैरेलल में एक वुडन स्केल फिक्स रहता है 1 मीटर का। इस वायर की लेंथ है 1 मीटर। और मीटर ब्रिज को बेटा एक और भी नाम से बुलाते हैं, इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। ओके, अब जब इसका प्रैक्टिकल करना है तो ये जो पहला गैप है यहां हम लगाते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें रेजिस्टेंस हम अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। यहां दूसरे गैप में लगाते हैं एक अननोन रेजिस्टेंस X। ये जो 2 टर्मिनल हैं, इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक सेल लगाते हैं, एक रेओस्टेट वगैरह अगर हमें करंट को चेंज करना हो। और ये जो बीच वाला टर्मिनल है, इसके साथ ही गैल्वेनोमीटर को अटैच करते हैं और दूसरा एंड एक जॉकी। जॉकी एक मूवेबल, एक मेटल का पेन जैसा होता है और इधर हम स्क्रू वायर जोड़ देते हैं। ये केवल टच कर करके देखता है वायर को, जहां टच कर दिया उसको J यदि हम बोलें तो वायर बेटा यहाँ पर ना 2 पार्ट में टूट जाती है। तो एक पार्ट बनता है इसका AJ, J फॉर जॉकी, और दूसरा बनता है BJ। तो ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस X। इधर ये जो वायर है ना बेटा, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ X मानते हैं। तो अगर ये वाली लेंथ L है तो ये कितनी होगी सेंटीमीटर में? 1 मीटर को क्या बोलते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 100 - L। तो इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस हो जाएगा XL और इसका हो जाएगा X × 100 - L। तो जैसे ही जॉकी को स्लाइड करते करते गैल्वेनोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन 0 आएगा, इसका मतलब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ये।
तो अब क्या होगा, अब बेटा हो जाएगा ये r बाई एक्स इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग r के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके सामने xl और x के सामने x। देखो बेटा ये स्मॉल x है और ये कैपिटल x है जो कि अननोन है, ब्रैकेट 100 माइनस l, x से x कैंसल और इस तरह से हमें ये x पता चल जाएगा और इस x की हेल्प से फिर हम इस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर इस मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में मैं क्या करूं, मैं गैल्वेनोमीटर को यहां से हटाऊं, बैटरी को यहां से हटाऊं और यहां लगा दूं बैटरी, यहां लगा दूं गैल्वेनोमीटर, तो क्या फर्क पड़ेगा रीडिंग पर? मैं कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी हम जब व्हीट स्टोन्स ब्रिज बना रहे थे यही तो बताया था कि आप गैल्वेनोमीटर के जगह देखो किसी एक डायगोनल के अक्रॉस आप बैटरी लगा दो, किसी एक डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा दो, किसके अक्रॉस क्या लगाओ इससे फर्क थोड़ी पड़ता है कोई, है ना। तो बेटा ये हमारा एक मीटर ब्रिज का भी काम खत्म हुआ। और हाँ छोटे छोटे से फटाफट से हम देखते हैं फॉर्मूले हीट से, मीन्स जो इलेक्ट्रिक हीट होती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो I स्क्वायर आर टी यदि फॉर्मूला यूज हो तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहलाता है। इसमें ये हीट डिसिपेट होती है और V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और एक और भी फॉर्मूला होता है V आई टी। देखो बेटा अब इनमें ध्यान रखना है, अगर कोई हमें न्यूमेरिकल सीरीज कॉम्बिनेशन में दिया है तो अक्सर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे कि हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर के जो सर्किट होते हैं वो पैरेलल में होते हैं, तो पैरेलल के लिए अक्सर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है और इसका यूज तो अपने हिसाब से करना पड़ेगा आपको, जैसा आपको न्यूमेरिकल में समझ में आए। ओके, फिर उसके बाद आती है बात इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होता है? बस एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर के भी तीन फॉर्मूले बन जाते हैं, I स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर या V इंटू आई। तो बेटा ये एक छोटा सा मैंने एक्सपेरिमेंट किया है आप लोगों के लिए, एक बार इसको देखना, अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो मैं 2-4 दिनों में जो भी आपका टाइम बचा है इसमें मैं चाहूंगा कि मैं और इस तरह के वीडियोस बनाऊं आपके लिए। ओके बेटा, तो अगर अच्छा लगता है तो बता दीजिएगा, मैं कोई लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे कोई पर्पस पॉपुलर होना मेरा पर्पस नहीं है यहाँ, मेरा पर्पस है आपको फायदा मिलना चाहिए बस। धन्यवाद।